हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस फैकल्टी फ्रॉम ई सरल। हम लोगों का क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उस वाली सीरीज में हम आज हमारा नया चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रही हूँ कि हमारा एंड गेम क्रैश कोर्स चल रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको स्ट्रेटेजी गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा पहले, जिसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड करती हैं एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, और उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमएनसी जो होती हैं वो अपनी कंपनीज को इंडिया के अंदर जब ओपन करती हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? तो उसे हम नाम देते हैं कि बाहर की कंट्रीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही है तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आंसर वुड बी सी। द रीजन ड्यू टू विच मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप ब्रांच इन द डिफरेंट कंट्रीज। क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरी कंट्रीज के अंदर अपने ब्रांच सेटअप करती है? तो क्या होता है, ये एमएनसीज क्या होती हैं? जो एक कंट्री की कंपनी जब दूसरी कंट्री में जाकर अपने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सेटअप करती है तो हम उन्हें एमएनसी के नाम से जानते हैं। तो ये क्यों करती हैं? ताकि अब देखो यूएस एंड इंडियन रुपी में फर्क होता है, तो अगर वहां की कंपनी यहाँ के लोगों से काम कराएंगी तो सस्ते में काम हो जाएगा और फिर वो वहां पे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। तो क्या होगा इसका आंसर कि उनको सस्ते में काम हो जाएगा, चीप लेबर मिलेगा और रॉ मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is not an example of the process of globalization? जब भी नॉट आता है ना बच्चों, उस पर खास ध्यान रखा करिए कि आपको पॉजिटिव में आंसर नहीं देना, आपको नॉट वाला बताना है कि कौन सा है जो ग्लोबलाइजेशन को का एग्जाम्पल नहीं है। तो गूगल का हेडक्वार्टर जो कैलिफोर्निया में है, उसके बहुत सारे ऑफिसेज होना अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन का है कि गूगल के ऑफिस ने अलग अलग जगह ऑफिसेज खोल के एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है। रेलवे कि बहुत एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है जो जिसके अंदर बहुत लोग काम करते हैं इंडिया के अंदर, ये इंडिया की बात है तो अभी हम इसको रोक देते हैं। यहाँ पर मैकडोनल्ड ने मैकालू टिक्की हम खाते नहीं टिक्की, तो यहाँ टिक्की इंट्रोड्यूस करी है इंडियन मेन्यू में ताकि इंडिया में उसका मार्केट बढ़ सके। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का हो गया। एक स्पेनिश फैमिली है जो कि मसाला डोसा खाती है उनके वीकेंड के ब्रेकफास्ट पे। तो जैसे बाहर के यहाँ पे मैकडोनल्ड ने यहाँ पे टिक्की इंट्रोड्यूस करी तो हमने बाहर जाकर मसाला डोसा इंट्रोड्यूस किया, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो आंसर क्या बचा कि ये इंडिया की बात है बस, तो ये आंसर ग्लोबलाइजेशन का नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट टाइप में, जिसमें आपको 1 2 3 लाइन में आंसर देना होता है। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं? बैरियर होता है कोई भी चीज को रोकना, तो टैक्स लगा देना, तो उसके आपको एग्जाम्पल देने हैं। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं? ऐसे रेस्ट्रिक्शन होते हैं जो कि इम्पोज करते हैं इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है कि बाहर का सामान इंडिया में आना, इंडिया हमारी कंट्री, तो उसके एग्जांपल समझा रही हूँ। और एक्सपोर्ट क्या होता है? जब इंडिया से सामान बाहर जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर से रेस्ट्रिक्शन होते हैं जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगाए जाते हैं किसी भी गुड के। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स लगना, कोई भी चीज बाहर से इंडिया में आ रही है तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एमएनसीज अपने ऑफिस और फैक्ट्री ऐसे रीजन पे क्यों लगाती है, सेटअप करती है जहाँ पे उनको चीप लेबर या चीप रिसोर्सेज मिलते हैं। तो क्या होता है कि भाई उनको चीज सस्ती पड़ेगी तो उससे क्या होगा कि वो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएनसीज ऐसी जगह सेटअप करते हैं जहाँ पे उनको चीप लेबर एंड चीप रिसोर्सेज मिले ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सके और प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कैसे डिफरेंशिएट है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब बाहर के लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करें, तो जो पैसा यूज किया जाता है इंडस्ट्री सेटअप करने में, एसेट जैसे बिल्डिंग ले ली, लैंड ले लिया, कोई भी मशीन ले ली, तो इंडस्ट्रीज लेने में, एसेट्स को खरीदने में, लोकल कंपनियों के साथ मर्ज करने में, बेस्ड इन द फॉरेन लैंड इज कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मल लोकल लेवल पे एसेट लेने में, लैंड लेने में, बिल्डिंग लेने में खर्च होता है उसको हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी 2 लार्ज इंडियन कंपनीज के बारे में बताना है जिनको जो कि
मल्टीनेशनल कंपनी बन गई हैं, इंडिया की कंपनीज, है ना, बाहर की कंपनीज ही थोड़ी यहाँ पे आ सकती है, हमारी कंपनीज भी बाहर जा सकती हैं। तो इसका नाम है इन्फोसिस एंड टाटा मोटर, ये आप सबको पता है, बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट चलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, आजादी होना, छूट होना, किस चीज पे, रिमूव बैरियर, किसी भी तरीके का रोक टोक हटा देना, रेस्ट्रिक्शन को हटा देना, जो कि पहले गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखी थी, उसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं, हमें कंट्रीब्यूशन बताना है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन के अंदर, कि कैसे जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन होने लगा उसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है उसने लोगों को प्रोवाइड किया है फास्ट कम्युनिकेशन। अब हमने एक क्लिक किया, मेल भेजा और हम अमेरिका वाले इंसान को हमारी बात पता चल जाएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को इजी किया है, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही रैपिडली, फास्टली। और इसी वजह से हम लोगों ने लिंक किया है पूरे वर्ल्ड को। अब हम यहाँ बैठे बैठे अमेजोन से कुछ भी मंगवा सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने से कुछ भी चीज हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो उससे ग्लोबलाइजेशन को भी फायदा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आपको 3-4 पॉइंट्स में आंसर देना है कि कैसे लोकल कंपनी बेनिफिट होती हैं कोलैबोरेट करके। कोलैबोरेशन क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे 2 इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेट करते हैं ताकि उसके व्यूअर अपने अपने व्यूअर को वो कंटेंट दिखाएं, उनके व्यूज ज्यादा हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेशन क्या होता है, एक साथ मिल जाना, दोस्ती कर लेना, है ना, साथ में परफॉर्म करना। तो कैसे लोकल कंपनीज बेनिफिट होती हैं कोलैबोरेट करके एमएनसीज के साथ। तो कुछ एग्जांपल है, लोकल कंपनीज क्या करती हैं, उनको अब वो जब अपना ऑफिस खोलेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीजें, अच्छे अच्छे बोर्ड, कुछ भी नई नई चीजें लगाएंगी। लेकिन अगर उन्हें और इम्प्रूव करना है, ठीक है, जैसे मान लो एक कैफे है, उसको आप अपना इंटीरियर अच्छा करना है, और अगर कोई और फॉरेन की कंपनी उसको पैसा देगी, उसको इन्वेस्टमेंट देगी, तो वो क्या करेगा, इंटीरियर करवाएगा, नई कॉफी मशीन लेके आएगा। तो नई मशीन लेकर आएंगे ताकि उनका प्रोडक्शन फास्ट हो। लोकल कंपनी क्या करती हैं, जो बाहर की कंपनीज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ताकि प्रोडक्शन बढ़े, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कौन से वेज हैं जिसके अंदर एमएनसीज अपने प्रोडक्शन को सेटअप कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो इसमें 2-3 वेज हैं। पहला तो वहां की लोकल कंपनीज को खरीद लें, वो लोकल कंपनीज का ऑलरेडी अपना एक मार्केट सेटअप होगा, तो उन कंपनीज को खरीद के उनको एक मार्केट, एक कंज्यूमर तो ऑलरेडी मिलता ही है, फिर वो उसको बढ़ा सकती हैं एमएनसीज। तो जो लार्ज एमएनसीज होती हैं वो छोटी कंपनीज को खरीद लेती हैं जो लोकली ऑलरेडी चल रही होती हैं, ये करके उनको एक कस्टमर बेस मिल जाता है, ठीक है। और जो लोकल कंपनी होती है उनको भी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कारगिल फूड ने मर्ज किया था लोकल कंपनी पारक फूड के साथ। नेक्स्ट आता है बाय जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि मैं और मेरी एक फ्रेंड मिलके साथ में कुछ स्टार्ट कर लेंगे काम, ठीक है। तो ऐसे ही एमएनसीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्शन को जॉइंट कर लेती है ऐसी किसी भी कंपनी के साथ जो ऑलरेडी एक कंट्री के अंदर रन कर रही हो पहले से। इसको करके क्या होएगा, एमएनसीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी क्योंकि वो उस कंपनी के ऑलरेडी कस्टमर सेट होगा, तो उससे एमएनसी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उनको एक मार्केट सेटअप मिल जाता है। इसका एग्जांपल है कि फोर्ड मोटर ने हमारे यहाँ की महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक टाई अप कर लिया था, जिससे कि फोर्ड की टेक्नोलॉजी महिंद्रा का मार्केट ने मिलकर एक धूम मचा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय प्लेसिंग ऑर्डर। एमएनसीज क्या करती हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स देती हैं, तो उनसे क्या करती हैं, वो सस्ते में सामान बनवा लेती हैं और बाहर दूसरी जगहों पर, दूसरी कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज में जाकर उनको अच्छे रेट में बेच देती है ताकि उनको सस्ती चीज का ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे गारमेंट, फुटवेयर, जीन्स, ये सब बनवा के एंड ये सेल करती हैं अच्छे प्रॉफिट के साथ। नेक्स्ट आता है कि बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर उसमें जो कुछ बैरियर या रेस्ट्रिक्शन या टैक्स लगे गए थे वो क्यों हटा लिए थे इंडिया ने 1991 के तक आते आते, ठीक है। इसके कुछ रीजंस थे। 1991 में गवर्नमेंट को ये लगा कि जो यहाँ का ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, उसको हम लिबरलाइज कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ की पॉलिसीज को जिस पे टैक्स लग रहा था, कुछ रिस्ट्रिक्शन से उनको छूट दे दी, फ्रीडम दे दी उन पॉलिसीज के तहत।
उनको ऐसा लगा कि जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं उनको बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट के साथ compete करना चाहिए। अभी आप लोगों का एग्जाम होते हैं तो आपको होता है ना कंपटीशन है यार, फर्स्ट रैंक लानी है, सेकंड रैंक लानी है, तो कंपटीशन होगा तो क्या करेंगी, ये अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी। तो एक तो उनको चाहिए था गवर्नमेंट को कि ये कॉम्पीट करे, ठीक है, जो वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ, और गवर्नमेंट को ऐसा भी लगता था कि अगर कंपटीशन होगा ना तो उससे लोकल प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ठीक है, एंड उससे उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, जो लोकल गुड्स है उनकी क्वालिटी। और दूसरा रीजन क्या था कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे 1990 से 1991 के बीच में। तो WTO और IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन मॉनेटरी फंड, ये लोग क्या करते हैं, कंट्रीज को अपना मार्केट सेटअप करने के लिए अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो WTO और IMF सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर हटा दी थी, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उससे कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव होगी। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैरियर को हटा दिया था फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो MNCs होती हैं वो अपने ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज कुछ ही एरिया में सेटअप करती हैं, उसके क्या रीजन हो सकते हैं? कुछ ऐसे रीजन है कि MNC कुछ पर्टिकुलर एरिया में सेटअप करती हैं, ठीक है। मैं अगर कहीं काम जॉब कर रही हूँ तो मुझे कुछ चीजें बहुत जरूरी है कि भाई क्लीनिनेस हो, अच्छी सैलरी मिले, कम वर्किंग आवर हो, ये सब चीजें अच्छी, मैं अपनी फैसिलिटी देखूंगी तभी तो वहाँ काम करूंगी। तो MNCs को भी जहाँ सुविधाएं दिखेगी वो वहीं अपनी कंपनी सेटअप करेंगे। जैसे वहां पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर होना। स्किल्ड मतलब जैसे IT के अंदर कंप्यूटर चलाने वाला पर्सन होना चाहिए। अनस्किल्ड मतलब अगर कोई भारी भरकम सामान ट्रांसफर करना है तो उसके लिए स्किल वाला पर्सन तो करेगा नहीं, जिसके अंदर थोड़ा अच्छा फोर्स होगा, जिसको पैसों की जरूरत होगी वही करेगा। तो दोनों स्किल और अनस्किल दोनों लेबर की जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी वहां पे ये कंपनीज जाएंगी। जहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा वो वहीं जाएंगी। मैं रॉ मटेरियल 1000 किलोमीटर दूर से लेना प्रेफर करूंगी या मेरे घर के बगल से लेना प्रेफर करूंगी? ऑब्वियसली पास से, क्योंकि मेरे को कॉस्ट कटिंग होगा, मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा उससे। दूसरा, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि रोड एंड रेलवे हो। भाई सामान तो बना लिया लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स होने चाहिए ना, नहीं तो वो रखा रखा सामान को उससे कैसे प्रॉफिट कमाऊंगी। दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिबरलाइज होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ना हो, टैक्स ज्यादा नहीं हो, ये तो जितना में वो चीज प्रोड्यूस हो रही है उतना तो टैक्स देना पड़ जाएगा, तो प्रॉफिट कहां से होगा। मार्केट से क्लोजनेस हो, हम सामान तो बना ले रहे हैं लेकिन उसको बेचने के लिए मार्केट भी तो हो, नहीं तो रखा रखा सामान से कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे। एंड लास्ट, सेफ एनवायरनमेंट हो, ऐसा भी नहीं हो कि भाई लोग आ जाएं चोरी कर लें, गंदगी हो, मच्छर पनप रहे हो, साफ पानी ना हो, तो कैसे ही आपको कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे टिकेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो एक MNC देखती हैं अपना ऑफिस सेटअप करने के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको फंक्शन बताने हैं और इंपॉर्टेंस बतानी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर? जो WTO होती है वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ डील करती है जिससे कि कंट्रीज के बीच में ट्रेड इजीली हो सके। ये एक फॉरम प्रोवाइड करती है नेगोशिएशन का और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने का। नेगोशिएशन मतलब डिस्कशन कर सकें, मोल भाव कर सकें, प्राइजेस को ऊपर नीचे कर सकें, ठीक है, तभी तो फिर हम ट्रेड करेंगे ना। बोलते ना भैया तो आप 50 रुपए में दो, ये तो बहुत महंगा है। तो नेगोशिएशन करने के लिए एक वे भी तो प्रोवाइड हो, तो WTO वो प्रोवाइड करती है। और उसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुलझाने में भी हेल्प करती है। ये एक सेंटर है इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस का। WTO रिसर्च करती है कि किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी कंट्रीज कितना इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रही, इन सब का पूरा ब्यौरा रहता है WTO के पास। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सुपरवाइज और लिबरलाइज करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, ध्यान रखती है और छूट देती है कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है उसके अंदर। और ये इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन, मतलब ये मॉनिटर होती है क्लास का, ये मॉनिटर है ग्लोबलाइजेशन का या ट्रेड का, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जो भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं उन सब पे ध्यान देती है। सब चीजें इसके WTO के कंट्रोल में आती हैं, ग्लोबलाइजेशन या मार्केट रिलेटेड जो इंटरनेशनल ट्रेड में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे मार्केट ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है कुछ रिसेंट ईयर्स में, तो पढ़ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे एडवांस हुआ तो इंडियन मार्केट को बहुत फायदा हुआ, उससे चेंजेस आए। क्या थे कि भाई अब हमारे पास अवेलेबिलिटी है बहुत सारे गुड्स
और सर्विसेज की। अब हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो चुकी है प्रोडक्ट्स की। अगर क्वालिटी ज्यादा होगी तो हम लेंगे, लेकिन अगर हमें क्वालिटी के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी कम मिल जाए तो हम उसको और लेंगे, क्योंकि हम तो इंडियंस, हम तो सस्ती चीजें लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है, क्वालिटी के साथ साथ हमें चीजें सस्ती भी मिलने लगी हैं। और अब हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट विद एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे नया आईफोन आया, मार्केट में लॉन्च हो गया, डिजिटल वॉच आई, मार्केट में लॉन्च होगी, तो अब हमारे पास ये एडवांस चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, ऐसी प्राइस पे जिसपे हम खरीद सकें और असेसिबल है कि भाई अब कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें मार्केट में फटाक से मिल जाती है, वो नहीं तो ऑनलाइन तो मिल ही जाती है, तो असेसिबल है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बैरियर लगा दिए थे या क्यों बैरियर लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इंडिपेंडेंस के बाद में? जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करते थे ना तो उन्होंने हमारा लोकल मार्केट तबाह कर दिया था। लोकल मार्केट तबाह कर दिया था मतलब हमारे लोकल क्राफ्टमैन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको तहस नहस कर दिया था, तो इंडियन मार्केट हिल गया था। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हमें लोकल मार्केट को बढ़ाना है ना, तो ट्रेड बैरियर लगा देते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, ताकि हमारे यहाँ के मार्केट खड़े हुए वापस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर लगाए थे, उसके रीजन थे कि जहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स थे, उनको सपोर्ट मिले, है ना। बाहर फॉरेन कंपटीशन को खत्म कर दोगे तो यहाँ के लोगों के पास यहीं के सामान खरीदने का ऑप्शन बचेगा ना, तो यही गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया कि अब तुम ही लोकल प्रोड्यूसर्स ही हो जो प्रोड्यूस करेंगे, तो अब गुड्स एंड सर्विसेज दो यहाँ के लोगों को, ताकि वो तुम पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी मोटिवेट किया था। 1950 से 1960 के बीच में जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो स्टार्ट ही हुई थी, और तो उनके पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो बाहर की कंपनीज के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाती, इसलिए भी बाहर के इन्वेस्टमेंट पे और ट्रेड पे रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है, इसको हमें बताना है कैसे, तो ये देख लेते हैं हम। टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़ा है, एयरप्लेन्स बढ़े हैं, है ना। तो क्या हुआ है, हमारी कोई भी चीज अब ट्रांसपोर्ट होगी, है ना, जैसे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हुई है, एयर ट्रांसपोर्ट हुआ है, इससे क्या हुआ है, डिलीवरी फास्ट, इजी और सेफ हो गई है, ठीक है। कहीं पर भी कितने भी डिस्टेंस पे, और वो भी ऐसी कॉस्ट पे जो कि हम पे कर सकते हैं। और साथ साथ में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है आईटी में भी। अब हम लोग ऑर्डर भी उतना ही फास्ट कर सकते हैं और पेमेंट भी हमारे पास ऑनलाइन उतना ही फास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट आया है तो इसने कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प किया। गूगल पे कुछ भी डालो, यूट्यूब पे कुछ भी डालो, फटाक से आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो उस वजह से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन भी इंप्रूव हुआ है। जब रैपिड डेवलपमेंट हुआ, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हुआ। अब हम एक मेल भेजते हैं, कुछ भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन पे कुछ भी क्लिक करेंगे, एक चीज हमारे पास, हमारे को ऑर्डर, हम उसको करेंगे और डिलीवरी भी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन ने बढ़ी है टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो कम्युनिकेशन बढ़ा है, और इससे हम पूरे वर्ल्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है हमारी ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन हैज बीन एडवांटेजियस टू कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर के लिए कैसे फायदेमंद रहा और प्रोड्यूसर्स के लिए कैसे फायदेमंद रहा? तो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्रीज किया है इंडस्ट्रियल कंपटीशन को, इंडस्ट्री के बीच में कंपटीशन बढ़ाया। इससे रिजल्ट क्या निकला कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, ताकि वो बेटर, अच्छी और चीपर, सस्ती सर्विसेज और गुड प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर को। और इसकी जब मार्केट में सामान ज्यादा होगा तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो इससे क्या हुआ, हमें कंज्यूमर्स को फायदा ये हुआ कि हमें चीजें सस्ती प्राइस में मिलने लगी हैं। जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो प्रोड्यूसर्स के पास फ्री एक्सेस हो गया था इंटरनेशनल मार्केट का। अब इंटरनेशनल मार्केट कैसे वर्क करता है, क्या सामान होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, अब कोई भी पर्सन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ऑल्सो दे कैन नाउ अवेल मोर इजीली ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज फॉरवर्डेड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास मार्केट तक का एक्सेस भी है और हमारे को पेमेंट भी उतना ही फास्ट हो जाएगा ऑनलाइन पेमेंट की हेल्प की से। दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड एंड गारमेंट इंडस्ट्री। जैसे हम कुछ भी चीज खरीदेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, बाहर से आईफोन लिया
वहां से सामान आ रहा है। और बड़ा बड़ा कैपिटल, अब ऐसा नहीं है कि आपको उस कंट्री में जाके उनको पैसा देना है, नहीं, आपके पास वो पैसा ऑनलाइन के जरिए या फिर बैंक के जरिए सीधा सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है। लास्ट है कंज्यूमर्स के पास अब ज्यादा चॉइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज की। अब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जिसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं उनको क्या चाहिए। जैसे पहले टाइम पे हमारे पास लिमिटेड चीजें होती थी जिसमें से हमें सेलेक्ट करके लेना होता था, ठीक है। और ये ज्यादातर हमारे पास चॉइसेस डिजिटल टेक्नोलॉजी की चीजों में आई है, जैसे कि फोन, कैमराज, ओके। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसके अंदर हमें 4-5 पॉइंट्स में आंसर देना होगा या फिर पैराग्राफ में। हमें ये बताना है कि कैसे कंपटीशन ने इफेक्ट किया है वर्कर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को और फॉरेन एमएनसीज को। पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ ये हम आगे देख लेते हैं। कंपटीशन ने अफेक्ट किया है, सबसे पहले हम वर्कर्स का केस देखते हैं। अब जो वर्कर्स के पास जॉब्स है ना वो सिक्योर नहीं है, उनको टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। जब ऑर्डर्स आते हैं एमएनसी के द्वारा तभी इन वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है, फिर ऑर्डर खत्म इनको हटा दिया जाता है। अब दे हैव टू पुट लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे लंबे आवर्स काम करना पड़ता है और वो भी कम सैलरी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडियन एक्सपोर्टर, जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं जो बाहर सामान भेज रहे हैं, उनको कैसा इफेक्ट हुआ है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर मिलते हैं एमएनसी के द्वारा चीपर रेट में, मतलब अब इनको तो नुकसान हो रहा है ना, इनको तो सस्ता कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि भाई तुम इतने में दो और हम बाहर उसको किसी भी रेट में बेचें, ठीक है। इनको अब क्योंकि इनको कम पैसा मिल रहा है, इंडियन एक्सपोर्टर को तो इनकी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, बचाना पड़ता है कि कैसे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। अब क्योंकि इनको कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो ये ऐसे लोगों को काम पे रखते हैं कि जिनको कम पैसा देना पड़े और जिनको टेम्पररी बेसिस पे रख सकें, क्योंकि परमानेंट तो रख नहीं सकते बिकॉज ये इनके पास काम कब होगा, जब एमएनसी इनको ऑर्डर देगी। अब एमएनसी कैसे इंपैक्ट हुई है, एमएनसी हुई है पॉजिटिव वे में इंपैक्ट। क्यों हुआ है, क्योंकि अब उनको चीपर गुड्स मिल जाते हैं, मतलब लोकल प्रोड्यूसर्स से चीपर गुड्स लेते हैं और उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके सेल करते हैं। जो कंपटीशन है अमंग द गारमेंट एक्सपोर्टर हैज अलाउड द एमएनसीज टू मेक लार्ज प्रॉफिट। और जो कंपटीशन बढ़ चुका है, एक्चुअली क्या है हमारे पास, जैसे कि रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है और बाहर कोई भी चीजें वो बनती है, तो क्या होता है बाहर इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, तो वो जो कपड़ा बनाते हैं ना वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड होता है रॉ मटेरियल इंडिया का लेने के बावजूद भी। तो उसकी वजह से भी एमएनसीज को फायदा हुआ है बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये स्पेशली गारमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको केस पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। जो लार्ज एमएनसी होती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज जो होती हैं, वो जनरली डेवलप कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग और डेवलप्ड क्या होता है, डेवलप जैसे अमेरिका जो कि ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट है और लोग वहां पे गरीब लोग ना के बराबर दिखते हैं, खुद डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, यहाँ पे हम लोग डेवलप्ड होने के कगार पर है, हमें पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। तो जो लार्ज एमएनसी हैं वो डेवलप कंट्रीज में अपने ऑर्डर प्लेस करती हैं प्रोडक्शन के लिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ, जैसे गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट आइटम, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के जो कि अपना प्रोडक्शन कैरिड आउट करती हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ पूरे अराउंड द वर्ल्ड। जनरली डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा करती हैं। जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सप्लाई होते हैं एमएनसीज को, फिर ये एमएनसीज अपने खुद के ब्रांड नेम के साथ कस्टमर को सेल करती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है ना, इनके पास पावर होती है हर चीज कंट्रोल करने की, प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर, इन सब की चीजों को ये कंट्रोल कर लेती हैं। इवन दूर दूर के प्रोड्यूसर्स के वहां पर भी कंट्रोल इनका रहता है। आगे देखते हैं, thus we can see that there are variety of ways in which MNCs are spreading। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि MNC अपना प्रोडक्शन स्प्रेड कर रही है, लोकल प्रोड्यूसर के साथ इंटरेक्ट कर रही है पूरे ग्लोब में, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये क्या करती हैं, कैसे इंप्रूव करती हैं, पार्टनरशिप सेटअप कर लेती हैं लोकल कंपनीज के साथ, उनका पार्टनर बना लेती हैं कि भाई हम लोग इतना इतना प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे। क्या करती हैं, लोकल कंपनीज की सप्लाईज को यूज करती हैं और खुद के ब्रांड के नाम से सेल करती हैं। क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज, जनरली क्या करती हैं एमएनसीज, उन लोकल कंपनीज को बाय कर लेती हैं, खरीद लेती हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उनको सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, एम्प्लॉय मिल जाते हैं, और खरीद के अपना और इन्वेस्टमेंट करके फिर वो प्रोडक्शन और बढ़ाती हैं। एमएनसीज एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस सेटअप करती हैं अलग अलग लोकेशन पे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और इसका रिजल्ट क्या निकला है कि प्रोडक्शन
बहुत ज्यादा लेवल पे इंप्रूव हुआ है और इससे क्या हुआ है, इंटरलिंक्ड भी हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, स्मॉल प्रोड्यूसर्स से हम क्या समझते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो कि ऐसे प्रोड्यूसर्स को रेफर करते हैं जो कि कंज्यूमर के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल वैल्यू में, छोटी छोटी वैल्यूज में प्रोड्यूस करते हैं और फिर इन एमएनसीज को सेल करते हैं, जैसे फुटवेयर, गारमेंट, स्पोर्ट आइटम, ये जितना भी इनको एमएनसी ऑर्डर देती है उसको बनाते हैं और फिर उनको भेज देते हैं। Why do MNCs are invited by the government? MNCs को गवर्नमेंट क्यों इन्वाइट करती है कि आओ हमारे यहाँ पे ऑफिस और इंडस्ट्रीज ओपन करो? बिकॉज जो ये लार्ज एमएनसी होती है ना, ये इन्वेस्ट करती है कंट्री में। कैसे इन्वेस्ट करती है? फैक्ट्रीज बना के, ऑफिसेज बना के। जैसे फैक्ट्रीज ऑफिसेज बनाना है तो लैंड लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, सामान आएगा कंट्री का। अब क्या होगा भाई, सामान आएगा तो भाई लोकल मार्केट को फायदा होगा, ठीक है। तो एमएनसीज इन्वेस्ट करती हैं ऑफिसेज बना के, फैक्ट्रीज बना के, जो कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। दूसरा रीजन क्या है कि लार्ज एमएनसी क्या करती है, लोकल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देके उनको भी हेल्प करती हैं ताकि उनका भी प्रॉफिट होगा। इनको तो लोकल प्रोड्यूसर्स को काम मिलेगा, इनका पैसा मिलेगा, और उन लार्ज एमएनसीज को उसको बड़े लेवल पे सेल करके उनको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। हमें दो वेज बताने हैं जिससे कि एमएनसी इंटरलिंक करती है प्रोडक्शन को। कौन से दो वेज हैं जिनसे कि प्रोडक्शन उनके लिए ईजी हो जाता है? पहला तो वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं, ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कैसे। दूसरा, पार्टनरशिप बना लेती हैं, प्रॉफिट डिवाइड कर लेती हैं, क्योंकि लोकल कंपनीज का क्या ऑलरेडी मार्केट सेटअप होता है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स छोटी लोकल कंपनीज के साथ मर्ज करके और बेचती हैं और पार्टनरशिप से उनको काफी प्रॉफिट होता है। यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप यू गाइज लाइक इट।